नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर शासन और सार्वजनिक सेवाएं वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए, इन्हें मजबूत करने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है? पंचायती सिस्टम, कोऑपरेटिव और पंचायत, इनके दोनों डेवलपमेंट विकास से किसान को और देश को बहुत बड़ा लाभ होगा। ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति के लिए विभाग की ओर से क्या क्या कोशिश की जा रही है ताकि हमारे ग्रामीणों में जो किसान रहते हैं, दूर दराज में जो हमारे किसान रहते हैं, उनमें सुधार आ जाए। 80% ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, माने 100 रुपए की चीज आपको 20 में मिल रही है। देखिए खास मुलाकात मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल जी के साथ 6 अक्टूबर रविवार शाम 7 बजे। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है डीडी किसान। प्रोग्राम से पहले नहा धो रहा था टू लुक शार्प एंड स्मार्ट। इनका नाम है मिलेट राजा। अगर आप सज सवर लिए हो तो हम भाई साहब खाना बना लें हैं? ओके ओके। सबसे पहले हम बना रहे हैं टैमरिंड राइस। ये है साहब समा चावल, वो चावल जो आप हर व्रत में खाते हैं बगैर ये जाने हुए कि ये मिलेट है। हरी मिर्च का जो चटका है साहब, वाह। 2 पुरानी चीजें, एक मिलेट जो हमारा है, बहुत पुराना है, और दूसरा टैमरिंड राइस जो हमारा है, बहुत पुराना है। इस तरह की प्लेटिंग के बाद आउट ऑफ फैशन तो नहीं जा सकता, नहीं? श्री अन्न हर मंगलवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, आज हमारे खास कार्यक्रम के खास सवालों के जवाब देने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश से है, जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी का और साथ ही साथ पंचायती राज का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। अब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ रहेंगे, उनसे ढेर सारे सवाल रहेंगे, किसानों से जुड़े हुए, पंचायती राज से जुड़े हुए, और ऐसे में पूछेंगे कि किस तरह से हम हमारे अन्नदाताओं को किसानों के बीच तरक्की लेकर आ सकते हैं, क्या नई रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहला सवाल मैं इसलिए पूछूंगी क्योंकि आपको कोई नहीं जानता है, अगर पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में हमें युवाओं को आकर्षित करना है, युवाओं को इस ओर लेकर आना है, युवा आगे तो आपका सपना साकार हो जाएगा। देखिए, किसान जो है वो परंपरागत चीजें नहीं छोड़ रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस देश में जो बच्चे युवा हैं, खासतौर से ये जो MBA, BBA, BCA, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, ये प्रोग्रेसिव हैं। तो ये आजकल चलो गांव की ओर जा रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जैसे मछली पालन में, मुर्गी पालन में, बकरी पालन में, सुअर पालन में। जैसे पिगरी का बहुत स्कोप है, पिगरी का ये स्कोप है, ये इंसान है कि हम इतने लोग बैठे हैं, सबका वजन अलग अलग है, भले एक एज ग्रुप के हों, क्योंकि कुछ पानी पीते हैं तो घी लगता है, कुछ घी पीते हैं तो उन्हें मोटे नहीं होते हैं। बट सुअर, बॉयलर, इनमें एक नियम है कि इतने दिन के बच्चे को इतने ग्राम आप खिलाएंगे तो वो इतने ग्राम का हो जाएगा, अगर वो बीमार नहीं होता है। तो पिगरी एक जो है बहुत अच्छा, लेकिन क्या है, इस देश में जातियों के अनुसार व्यवसाय बहुत हैं। जैसे हमारी जात है, हम भेड़ पालन करते हैं, कोई नहीं करता दूसरी जात का, लेकिन गाय भैंस सब पालते हैं।
तो सब्जी एक जात विशेष का एकाधिकार है। इसी प्रकार से सुअर जो है वो वाल्मीकि लोग करते हैं, तो आप उनको वर्कर रख लें, हम लोग भी पिगरी कर सकते हैं, जो बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन की संख्या मैं देख रहा हूँ कि बढ़ रही है। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। एग इज़ गुड फॉर हेल्थ, हमें नहीं कहने की ज़रूरत है। हमारे ये दो प्रोडक्ट का तो प्रचार अपने आप हो रहा है कि रोज़ संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, हम कब कह रहे हैं, वो हो रहा है। जो परंपरागत जातियां हैं वो तो खा ही रही हैं, लेकिन जो नहीं खाने वाली जातियां हैं व्यवहारिक जीवन में मैं देख रहा हूँ कि वो खा रही हैं। एक तो दूसरा वेगन्स भी हो रहे हैं जो मिल्क प्रोडक्ट को भी छोड़ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। अभी हम आंध्रा से मछली उत्तर प्रदेश में आती है, दूसरे तीसरे दिन आती है, फॉर्मलिन लगी हुई आती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में बहुत स्कोप है ये नदियों का। जैसे मैं इटावा में का रहने वाला हूँ, तो हम 11 नदी पढ़ते थे 5वीं में कि ईसन है, करों है, सिरसा है, चंबल है, यमुना है, नदियों के नाम ऐसे पुरहा है। तो वो नदियाँ धीरे धीरे मर रही हैं और तालाबों पर अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन मोदी जी ने ये जो अमृत सरोवर मिनिमम 75 हर जिले में, आगरा वालों ने तो 250 खोद दिए, तो वो जो सरोवर खोदे हैं, हम पंचायत राज भी हमारे पास है, रूरल डेवलपमेंट से बात करके अगर गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो मछली पालन करें तो वो अपनी इनकम को बहुत बढ़ा सकते हैं, वरना तालाब अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे अगर मेंटेनेंस नहीं किए जाएंगे। जी जी। अच्छा सर, विभाग की ओर से जलीय कृषि उत्पादन को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है? हाँ, ये एक नया आया है, एक्वाकल्चर पे भी बहुत हम लोग ध्यान दे रहे हैं, स्वीट वाटर प्रॉन्स पर ध्यान दे रहे हैं, बैकिस वाटर पर ध्यान दे रहे हैं, मरीन फिशरी अलग, इनलैंड फिशरीज अलग। इसी प्रकार से हाइड्रोफोनिक इस पर ध्यान दे रहे हैं कि जहाँ रीएक्वा सर्कुलेटिंग सिस्टम में टैंकों में पानी से अगर हम मछली पाल रहे हैं तो वहाँ हम तैरने वाली खेती भी की जा सकती है, बल्कि एक ही जगह पर हम ऊपर मुर्गी पालन कर सकते हैं और उसकी बीट बहुत काम आती है मछली वगैरह की, और मछली और उसमें हाइड्रोफोनिक हम खेती कर सकते हैं। दूसरा एक चारा बहुत अच्छा आया है जो पानी में ही जई डाल दो और वो उसी में बहुत जल्दी करीब 15 दिन में काटने लायक हो जाता है और उसमें जई का दाना भी रहता है, तो वो भी किसानों के लिए बहुत, तो इन सब के लिए सब्सिडीज़ हैं और जागरूकता भी है। वो ना, गिव मी ए फिश एंड आई ईट फॉर ए डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर ए लाइफ। यदि आप मुझे एक मछली दे देंगे तो हम एक दिन खा लेंगे, मछली मारना सिखा देंगे तो ज़िंदगी भर खा सकता है आदमी। तो आजकल हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत चल रहे हैं जिसके द्वारा हम लोगों को मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, झींगा पालन, इसके अलावा ये अपना घोंगे के द्वारा आप पल्स कल्चर को भी शुरू कर रहे हैं। छोटे से कमरे में अगर कोई बच्चा चाहे तो सच्चे मोती बना सकता है। जी जी। अच्छा, आप मछली पालनों की बात कर रहे हैं, मछली के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हमारे युवा ऐसे काम में आए, चाहे वो मछली पालन हो, डेयरी फार्मिंग हो, आपने फिशरीज की साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें गिनवाई। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों में लगे लोगों के लिए प्राकृतिक आपदाओं और बाजारों के उतार चढ़ाव को लेकर जोखिम का डर भी बना रहता है। ऐसा हमारे किसानों का कहना है कि कोई भी काम करे उसमें एक डर बना रहता है। इन जोखिमों को कम करने के दिशा में किस तरह से काम जो है किए जा रहे हैं ताकि हमारे किसान का जो डर है वो थोड़ा खत्म हो जाए? देखिए, एक तो जो मरीन मछली वाले जो हमारे फिशरमैन हैं उनके लिए मैंने कहा ना कि 400 करोड़ रुपए इसरो को दिया गया, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम के द्वारा फिशरमैन को बता देते हैं, इसलिए आजकल कैजुअलिटीज़ बहुत कम आ रही है। जान है तो जहान है। नंबर 2 बात है कि जो इंटर स्टेट झगड़े होते थे उसके लिए कमेटी बना दी गई है जिससे एक दूसरे राज्य में अतिक्रमण ना करें और नेसेसरी FIR ना हो। तीसरी बात यह है कि फिशरमैन के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको बीज दिया जा रहा है मछली का। RAS सिस्टम में RAS एक नया और आ गया है जो कच्चा RAS खेतों में, तो एक काली पॉलीथीन आती है, वो नीचे डाल दी जाती है तो पानी नीचे नहीं जाता है और गर्मी में एवोपरेट हो सकता है लेकिन भूगर्भ में नहीं जाता है। तीसरी बात यह है कि RAS कच्चा और RAS हाइड्रो, जिसमें हम ऑक्सीजन भी उस प्लांट को देते हैं। इसके अलावा फीड के लिए मशीन सब्सिडी दी जा रही है। इसका फीड जो होता है वो तैरने वाला होता है, जो ऊपर तैरेगा, तो वो वाला फीड के लिए भी मशीन दी जा रही है। और मछलियों में बीमारियां ना हो उसके लिए भी बहुत सारी जो है प्रोटीन्स या
एंटीबायोटिक दवाइयाँ किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा पिछली बार प्रधानमंत्री ने मछुआ आवास दिए थे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की तरह मछुआ आवास भी देश में दिए गए थे। इसके अलावा उनको एक जैसे वो रेफ्रिजरेटर रख सकें ऐसी मोटरसाइकिल भी है और ऐसी कुछ मेटाडोर भी हैं जिसमें वो दूर शहर में ले जा सके। तीसरा चलता फिरता एक उनकी दुकान भी होती है कि वो एक मेटाडोर पर होती है, फ्रेश मछली को वो बना के काट के खिलाते हुए रख सकते हैं, इसलिए मछली बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारे काम जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे बड़े मंत्री और हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बघेल साहब, डिजिटल का ज़माना है और अगर हम बात करें कि हमें हमारे किसानों को डिजिटल पर लेकर आना है, हमारे उन किसानों को जो सदियों से खेती करता है, तो पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में विकास के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा डिजिटल को, किस तरह से वहाँ तक हम डिजिटल पहुँचाने का काम कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया कि फिशरमैन को, जो हमारे मछुआरे हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड और पशुपालकों को दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 5% हमारी अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और पशुओं की इस समय अच्छी बात आपने याद दिला दी कि हम दिसंबर तक, सितंबर से दिसंबर तक देश के पशुओं की गणना कर रहे हैं, इसको जनगणना नहीं कहते हैं, गणना कर रहे हैं, जिससे और उसमें एक बहुत बड़ा फॉर्म है, तो उसमें भी देखेंगे हम लोग कि ये दूध उत्पादन में कैसी है, ब्रीड क्या है। तो 14-15 पशुओं की हो रही है, जिसमें गाय भी है, भैंस भी है, सुअर भी है, मुर्गी भी है, बकरी भी है, गधा भी है, घोड़े भी हैं, इनकी बतख है, इनकी गणना हो रही है। तो जब गणना हो जाएगी तो ये भी डिजिटल का एक पार्ट है, तो उसके आधार पर फिर हम नीति आयोग से पैसा मांगेंगे कि हमारे पास पशुओं की संख्या इतनी है, उसके अनुसार हम वैक्सीन मांगेंगे, उसके अनुसार बीमा के लिए पैसा मांगेंगे। तो ये दिसंबर तक पूरी कर लेंगे और बहुत शिद्दत के साथ कर रहे हैं। ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति के लिए विभाग की ओर से क्या क्या कोशिश की जा रही है ताकि हमारे ग्रामीणों में जो किसान रहते हैं, दूर दराज में जो हमारे किसान रहते हैं, उनमें सुधार आ जाए? किसानों की आय को दुगना करने का जो प्रधानमंत्री का सपना है, उसमें हमारा विभाग मछली, पशुपालन और डेयरी और एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और निभा रहा है, क्योंकि दुगनी जो आय होगी, मैं तो 3 गुनी पे जा रहा हूँ। अच्छा। व्यक्तिगत रूप से। नहीं, आप जा रहे हैं, किसान जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि किसान बात तो माने ना, फंडामेंटल खेती को तो छोड़ना पड़ेगा ना। मैं खुद वो खेती करता रहा जो पिताजी बताते रहे, जो कृषि वैज्ञानिक कहते हैं। हमारे किसानों की एक सोच है कि मोर वाटर मोर क्रॉप, कृषि वैज्ञानिक कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तीसरी बात है कि मैं खुद ये करता रहा कि ट्यूबवेल के इंजन को रात में चला के घर जाके सो गया, सुबह आके बंद कर दिया, पानी रन ऑफ हो गया, नुकसानदायक और है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के द्वारा हम 60% पानी बचा सकते हैं ड्रिप से और 40% यील्ड बढ़ा सकते हैं। उसको जितने पानी की ज़रूरत है उतनी तो दिया जाना चाहिए। जैसे आप जो मग से नहाते हैं उसमें 3/4 पानी सर के ऊपर से पीछे दाएं बाएं पीट के चला जाता है, और वही एक फव्वारे के नीचे हम खड़े हो जाएं तो वो एक मग हमको नहला सकता है, माने हमको गीला कर सकता है। तो स्प्रिंकलर क्या है और ड्रिप क्या है? ड्रिप में तो बूंद बूंद पानी आएगा और तो रन ऑफ, तो ये रन ऑफ हो जाता है पानी। तो हम 80% ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, माने 100 रुपये की चीज़ आपको 20 में मिल रही है। तीसरी बात ये हो रही है, प्रधानमंत्री, कृषि से हमारा बड़ा गहरा संबंध है, तो उन्नत किस्म का पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, तीनों हमारे विभाग है। सुअर पालन हमारा विभाग, बकरी पालन हमारा विभाग, इसके द्वारा इनकम दुगनी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फूलों की खेती करना चाहिए लोगों को, फलों की खेती करना चाहिए, औषधि खेती करना चाहिए, प्राकृतिक खेती। लोग अपनी स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक हैं कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। और दुख हो या सुख, फूलों की हमेशा जो है ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें, मैं विभाग से हट के बोल रहा हूँ, तो नैनो यूरिया में 45 रुपये पर बैग। अब नैनो यूरिया की एक बोतल होगी, जेब में डाल के खेत पे चले गए, और नहीं तो हमें एक पूरा बोरी लेके जाना पड़ेगा, फिर एक बोरी से काम नहीं चलता। और नैनो डीएपी में 460 रुपये की बचत हो रही है। मैं समझ में नहीं आ रहा किसान क्यों नहीं ध्यान दे रहा है।
और हमारी वो इफ़को की वो प्रोडक्ट है, भारत सरकार कभी सब स्टैंडर्ड का माल पैदा करके अपनी आत्महत्या नहीं करेगी। बैग में घटतौली भी हो सकती है, माने कम वजन की यूरिया के बैग में मिलावट भी हो सकती है, लेकिन इसमें ना घटतौली है ना मिलावट है, और सरकार बना रही है तो 2 जेबों में 2 बॉटल लेके जाओ, एक डीएपी एक यूरिया, और उसको हम स्प्रे कर देंगे तो हम यूरिया पे पर बैग 45 रुपये बचाएंगे और पर बैग डीएपी पे 460 रुपये बचा रहे हैं। इससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि आप अब ड्रोन, मोदी जी 1 लाख ड्रोन दीदी लेकर के आए हैं। ड्रोन के द्वारा अब कीटनाशक का, पेस्टिसाइड्स का भी छिड़काव प्लस खाद का, जैसे 1 एकड़ में खाद किसान ऐसे लेके डाल रहा है, ये सब हमने अपने पीठ पे बांध के किया है, तो 1 दिन लग जाएगा, 5 मिनट में 1 एकड़ में ड्रोन के द्वारा हो जाएगा। और जो पत्ती पर खाद पड़ती है वो जड़ में जाती है, और जो 2 पौधों के बीच में पड़ती है वो वेस्ट हो जाती है। जी, देखिए मैं बात आमदनी बढ़ाने की कर रही थी। हमारे पास खेती पुरानी है, विज्ञान भी था, आईसीआर था, कृषि विभाग था, केवीके था, तो हमारा किसान क्यों नहीं समझ पाया कि हमें आमदनी बढ़ाने के लिए जो आप बता रहे हैं वो उन्हें करना चाहिए? देखिए 2 बातें, पहली बात तो यह है कि किसान बहुत प्रयोग नहीं करता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात है, जिसके पास ज़्यादा बीघे ज़मीन है वो थोड़ी सी फूलों की खेती करेगा, थोड़े में फल की करेगा, थोड़ा में डेयरी करेगा, थोड़ा कच्चा तालाब, खेत तालाब में मछली कर लेगा, 4 बॉक्स रख करके मधुमक्खी भी कर लेगा। इस देश में 90% किसान लघु एवं सीमांत किसान है, इतना स्पष्ट कोई बोलते नहीं है, तो वो नए प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 2 बात यह है कि मैं आज भी उनसे कहना चाहूँगा कि 5 बीघे गेहूं की जगह अगर आधा बीघा हरी धनिया आपकी पैदा हो गई है तो वो 4.5 बीघे गेहूं के बराबर होती है, लेकिन प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि वो सब्जी की तरफ नहीं जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आज भी कहता हूँ, भले लघु सीमा, नो रिस्क नो गेन एंड हाई रिस्क हाई गेन, वो प्रयोग करके तो देखें, परंपरागत खेती से थोड़ा हट के तो देखें, और निश्चित तौर से मालदार हो जाएंगे। यानी कि किसानों को रिस्क लेनी पड़ेगी, किसानों को विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा, और किसानों को आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं नए प्रयोग भी करने पड़ेंगे, तभी वो आमदनी बढ़ जय सकती है। जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। हाँ। तो उसके बिना देखिए, ये हरित क्रांति के द्वारा ही आपके और हमारे जन्म से मैंने तो खैर देखा है कि होली दिवाली पर जो है पूड़ी सब्जी बनती थी, पूड़ियाँ, और रिश्तेदार के आने पर गेहूं की रोटी, वरना मोटा अनाज ही खाते थे। ये अलग बात है, उस मोटे अनाज की भी वैल्यू मोदी जी ने बढ़ा दी है, उसको श्री अन्न कह के और मिलेट्स कह के। लेकिन हम आज तक उसे गरीबों का भोजन ही समझते आए। भोजन, तो उसके पीछे भी लोग नहीं जाते हैं, वो गरीबों का भोजन मजबूरी का था। हाँ। वो इसलिए था कि गरीब किसान वो होता है या तो वो अशिक्षित है, अथवा उस पर कम जमीन है, अथवा उस पर सिंचाई के साधन नहीं है, तो ये उस जमीन पे श्री अन्न पैदा होता है जिसमें कम पानी की जरूरत होती थी। ये रीजन है। अब मिलेट्स जो है, मैं हवाई जहाज में देख रहा हूँ मिलेट्स प्रोडक्ट हो रहे हैं, ट्रेन में देख रहा हूँ, अलग से लिख के आता है, जब कोई हमें कहीं बुलाता है दावत में तो कहता नहीं सर वो मिलेट्स की रोटी लाएं क्या। तो वो घूरे के भी दिन 12 साल में फिरते हैं, तो हमारे श्री अन्न के भी दिन फिर गए। अच्छा सर, पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर शासन और सार्वजनिक सेवाएं वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए, इन्हें मजबूत करने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, इस पर भी थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, पंचायती सिस्टम, कोऑपरेटिव और पंचायत, इनके दोनों डेवलपमेंट विकास से किसान को और देश को बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मोदी जी के नेतृत्व में देखिए, वर्षों तक तो पंचायत भवन ही नहीं था, प्रधानमंत्री जी प्रधान के घर से चलता था, पंचायत भवन ही नहीं था, और मैंने आपको वोट नहीं डाला और आप प्रधान हो गए, तो इतना तो स्वाभिमानी हो कि फिर मैं आपके घर नहीं जा सकता। लेकिन आप जब सरकारी बिल्डिंग में बैठेंगे तो वो आपके पिताजी की नहीं है, वो उसमें सबका अधिकार है। तो पंचायत भवन बन रहे हैं, और ई पंचायत, ई ग्राम स्वराज योजना मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, और इसके अलावा पंचायतों का डिजिटलीकरण हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली से पैसा सीधे पंचायत को जा रहा है, इसलिए राजीव गांधी का 1 रुपया 15 पैसा नहीं पहुंच रहा है, अब पूरा मोदी जी का 1 रुपया सीधे नीचे आ रहा है। राज्य सरकार ने अगर लेट पंचायत को भेजेंगी तो उनको ब्याज देना पड़ेगा। तीसरा, एक फार्मूला बना दिया है कि अब मनमर्जी नहीं चलेगी सरकार की, कि अब क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर पैसा मिलेगा।
यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देंगे, अगली किस्त आ जाएगी। राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग को सिफारिश करेगा, केंद्रीय वित्त आयोग हमको लिखेगा, हम उनसे कहेंगे कितना पैसा रिलीज कर दो। तो अब सबसे बड़ी बात हो रही है कि 1 रुपया सीधे पूरा जा रहा है और डिले नहीं हो रहा है, डिले होने पर ब्याज लिया जाएगा। तीसरी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि उस पैसे का यूज करने के टाइड और अनटाइड 2 प्रकार का बजट है। टाइड में 30% आपको खर्च करना ही पड़ेगा स्वच्छता पर और ये इस पर कूड़ा प्रबंधन पर, इस पर करना पड़ेगा, और 30% पानी को बचाने में, वाटर कंजर्वेशन में, रूफ वाटर मैनेजमेंट में, चेक डैम्स में, वाटर साइकिलिंग में और जल को रोकने में, रन ऑफ ना करने में। तो गिरता हुआ भूजल स्तर इस देश की बड़ी समस्या है, तो वो पंचायत की वजह से काफ़ी कुछ और ठीक 40% में फिर मद हैं कि इनमें ही आपको काम करना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। समय समय पर बढ़ाते घटाते रहते हैं, जैसे ओपन जिम कर दिया गया। स्वस्थ भारत करना है तो गांव के लोगों को भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ओपन जिम है, उसमें नाली है, खरंजा है, वृक्षारोपण है, सफाई है, कूड़े के पात्र हैं, स्वच्छता है, सीवेज है, इन सब ट्रीटमेंट तक है, इन सब पर हो रहा है। तो एक देश का बड़ा बजट जो है पंचायत राज को मिलता है, जिससे गांवों का विकास हो रहा है, यही अंत्योदय हो रहा है। मेरे पहली बार एमपी होने पे लोग मिट्टी की सड़क मांगते थे, फिर दूसरी बार में वो ईंट की मांगते थे, तीसरी बार में पत्थर की मांगते थे, चौथी बार में काली वाली सड़क मांगते थे, और 5वीं बार में जो है सीमेंट की मांग रहे हैं, और अब मैं 6वीं 7वीं बार आया हूँ तो टाइल्स मांग रहे हैं। तो ये पैसे से हो रहा है आगे की तैयारी गांव में। नहीं, अब उसके बाद सोना चांदी थोड़े लगेगा सड़कों पर, लेकिन ये है कि आरसीसी हो रही है, जो किसी ज़माने में चांदनी चौक में बनती थी वो आजकल चांदीपुर गांव में बन रही है। जो कनॉट प्लेस पे विकास होता था वो आजकल गांव के हेमलेट में हो रहा है। तो मोदी जी ने क्या किया है, रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज का बजट करके, विकेंद्रीकरण करके, और पैसा डीबीटी, इस शताब्दी का सबसे अच्छा शब्द है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अदरवाइज फिर राजीव गांधी को रिपीट करना पड़ेगा कि उन्होंने कन्फेस किया था कि वो 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं, ये बीच में 85% पैसे का कटमनी हो जाती थी। अच्छा सर, आपने समस्याओं के समाधान की भी बात की कि अगर समस्या है तो समाधान ये है। डिजिटल सशक्तिकरण की बात करें, इस दिशा में पंचायत राज मंत्रालय क्या काम कर रहा है? ई पंचायत हो रही है ना, सारा हो रहा है। और प्रधान जी के घर में कुछ नहीं रहेगा। अगर प्रधान जी के घर पे, सरपंच के घर पे, मुखिया के घर पे सचिवालय चलता दिखा जाएगा तो सीज हो जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में रहना है। और जो सचिवालय है वहाँ से अब ये लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत चलेगी और ब्लॉक पंचायत चलेगी और जिला पंचायत चलेगी। तो बघेल साहब, एक डिजिटल की बात और कर लेते हैं, क्योंकि डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में पंचायती राज, क्योंकि आप पंचायती राज का भी कार्यभार संभाल रहे हैं, तो ये मंत्रालय किस तरह से प्रयास कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे बड़ी बात तो है कि समय पर चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, और जो इलेक्टेड समितियां नहीं होंगी, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, उसको पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। पहली शर्त है कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव कराएं। तो समय पर चुनाव हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि फार्मूला पैसे का हो गया है कि आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार उसका पैसा मिलेगा। तीसरी बात है ई गवर्नेंस, टोटल ई फाइलिंग हो रही है, और मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं जो पंचायत के पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और टाइड मनी में करने के बाद 30% हमें स्वच्छता और जल संचयन, जल संवर्धन पर खर्च करना होगा। तो आने वाले समय हम जो पानी की प्रॉब्लम है उससे बचेंगे। सर, आप 3 कार्यभार संभाल रहे हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी का। पंचायती राज को लेकर आने वाले समय में क्या क्या सुधार किया जा सकता है, और आपका विजन क्या है इसको लेकर कि और क्या उसमें हम नया कर सकते हैं? नहीं, विजन तो एक तो यही है कि किसान की आय को दुगनी की जाए। दूसरा विजन है कि उन्नत किस्म का पशुपालन किया जाए। तीसरा विजन है दूध का उत्पादन, प्रोडक्शन करना है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है प्रिजर्वेशन करना है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है प्रोसेसिंग करनी है। तो जो दूध को खाली दूध तक ना रखा जाए, वो दही में कन्वर्ट हो, वो घी में कन्वर्ट हो, वो मक्खन में कन्वर्ट हो, वो चीज़ में, नई चीज़ आई है आजकल, वो चीज़ में सबसे महंगा चीज़ तो बकरी का है, वो चीज़ में हो। बच्चे हम उन्नत किस्म की चॉकलेट खाएं, कोल्ड कॉफ़ी, छाछ। अब देखिए, जो हमारा छाछ थी, मैं जहाज में देखता हूँ जब कुछ पूछा जाता है बिजनेस क्लास में कि जूस लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, तो 50% कहते हैं बटर मिल्क,
अब वो नाम अंग्रेजी कहते हैं, बटर मिल्क होती तो वो हमारे गांव की छाछ है, मट्ठा जिसे कहते हैं। तो लोगों का गांव के प्रति जो भोजन है उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो मछली पालन में जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मत्स्य संपदा योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की है, उसमें बहुत सारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड उनको मिल रहे हैं, फसलों का बीमा किया जा रहा है, नैनो यूरिया नैनो डीएपी का प्रयोग हो रहा है, दूध को उत्पादन कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं और प्रोसेसिंग शुरू कर रहे हैं। तो जगह जगह चिलिंग पॉइंट बन रहे हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप करके दूध की एक एक बूंद का उचित कीमत हो। इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा हो रही है और डायरेक्ट पैसा उनके खाते में जा रहा है। जी बघेल साहब, हर एक सवाल का इतना महत्वपूर्ण आपने जवाब दिया है और हर एक सवाल से मुझे लगता है हमारे अन्नदाताओं को सटीक जवाब के साथ सीखने को मिला है कि हमें क्या करना चाहिए। कोई ऐसी बात, क्योंकि आपने कहा कि नए नए कार्यभार संभाला है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है इतनी जानकारी आपको इसलिए है क्योंकि आप खुद उसी खेती से उसी हल चलाते हुए निकलते हुए आए हैं, तो आप उसे बहुत समझ पा रहे हैं, करीब से देख पा रहे हैं। ऐसी कोई जानकारी जो हमारे किसानों को देना चाहें कि अगले 5 साल है आपके पास, क्या कुछ किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार किसान समर्थक है। किसानों के हित के लिए सिर पे हरी टोपी होनी कोई ज़रूरी नहीं है। और कोई भी देश का प्रधानमंत्री किसान विरोधी काम कभी कर ही नहीं सकता। चाहे वो किसान विधेयक थे, वो मैं आज भी कहता हूँ वो किसान के हित में थे। देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमें परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन ये देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है। तो खेत खलिहान में काम करने वालों के खिलाफ मोदी जी या कोई भी सरकार कभी जा ही नहीं सकती है। वो किसान यूनियनों के या जो भड़काऊ काम करते हैं उससे किसान उनके उसमें ना आए। एक लंबी फहरिस्त है। इस मेज़ के बराबर इस देश के किसी किसान की खतौनी में यदि इस सोफे के बराबर ज़मीन होगी तो फसल तो 50 रुपए की भी नहीं होगी इस सोफे में, लेकिन उसे किसान प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है उसके 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आती हैं। तो बताओ आज तक किसी प्रधानमंत्री ने काम किया था? किसानों की फसल बीमा कर दिया है, स्प्रिंकलर और ड्रिप पे 80% वो है, तमाम योजनाएं हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये वर्तमान सरकार के दिल और दिमाग में प्रधानमंत्री के किसान रहता है, अन्नदाता है, वो हमारा भगवान है, तो बहकावे में ना आए। दूसरा, जो उनके पिताजी ने खेती का तरीका बताया था, पिताजी को उनके ग्रैंडफादर ने बताया था, ग्रैंडफादर को, उससे हमें थोड़ा जलवायु परिवर्तन हो रही है, उससे हट करके। और कृषि वैज्ञानिक बहुत सारा अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। तो हम लैब की चीज़ को लैंड में लाना चाहते हैं, लेकिन अपनाना तो किसान को पड़ेगा। उसको परंपरागत खेती की जगह पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती और प्राकृतिक खेती और कार्बनिक ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं वादा करता हूं कि आपकी इनकम दुगनी नहीं 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, इसी वादे के साथ पूछूं कि विपक्षियों पर निशाना साधना नहीं भूलते, लेकिन आपने अभी पीएम किसान सम्मान निधि की बात की 2000 रुपये की। जब मैं फील्ड में जाती हूँ, आप ही के उत्तर प्रदेश की बात करूँ, मैं ऐसे हर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लूँ, जहाँ जहाँ जाती है तो आपके किसान कहते हैं कि अब तो हमारी सरकार है, हमारे नेताजी हैं, हमें सदा सुनते आए। वो 2000 को बढ़ा क्यों नहीं देते? उनकी मांग है बढ़ाने की, क्या इस पर भी सोचेंगे आप? राज्य सरकारें चाहें तो बढ़ा लें। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान सरकार 6000 मोदी सरकार देती है, 6000 वो मिला के देते थे। तो देश बड़ा है, ये तो खैर ऊपर के नेताओं को निर्णय लेना है। लेकिन एक बात कह सकता हूँ मैं, इसमें मोदी जी ने नियम बहुत आसान कर दिया। केवल उसका खेती में नाम होना चाहिए, चाहे वो 2 गज जमीन हो उस पर, चाहे आधा बीघा हो, 1 बिस्वा हो, एक कच्चा बीघा हो, तो फसल 6000 की नहीं होती है। लेकिन ये 6000 आते हैं, ये 6000 उसकी फसल। अब इस 6000 का उपयोग उससे उन्नत किस्म के बीज, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती में इस्तेमाल करके अपनी फसल की कीमत को बढ़ा लेना चाहिए। जी, आपने ये तो सुनिश्चित कर दिया कि देखिए हम सत्ता में रहें या ना रहें, लेकिन जितनी भी योजनाएं हैं हमारे किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, इसे कोई हटा नहीं सकता, किसानों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही कि जो अन्न गरीबों का हुआ करता था, आज मैं उसे फ्लाइट में देखता हूँ, अमीरों की थाली में देखता हूँ। वो जो हमने सफर तय किया, ब्रांडिंग मोदी जी की है। अच्छा। श्री अन्न शब्द दिया, मोटा अनाज हम कह के, गरीबों की कह के उस अनाज की इंसल्ट करो। भगवान को यही अनाज पसंद है। आप ये देखो कि जौ लेके आता है दूल्हा जब सगाई में आता है,
तो हाथ में जौ भर कर जाता है, जौ के जवारे बोए जाते हैं। हाँ। ठीक है ना, ये अलग बात है कि जौ से बियर भी बनती है, हाँ। वो अलग बात है। और सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता में गेहूं नहीं था, जौ था। हाँ। तो ये श्री अन्न ईश्वर को बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। तो ये श्री अन्न अब गरीबों का भोजन नहीं है, ये मोटा अनाज अब आपकी थाली में, अमीरों की थाली तक पहुंच रहा है। तो निश्चित हमारे उन किसानों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा जो सिर्फ श्री अन्न ही लगाते थे। जोत बढ़ गई उसकी। जोत बढ़ गई उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और कीमती समय, क्योंकि डीडी किसान पूरा देश देखता है। आप पूरे देश तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आपके जवाब आज जरूर उन तक पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आज आप अपने नेताजी को सुन रहे थे और देखिए महत्वपूर्ण ये रहा कि आप पशुपालन में अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, मछली पालन से अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ा सेक्टर आज जो अगर है वो है कृषि का क्षेत्र। मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो लगा कि वो भोजन, वो अनाज जिसे कोई कुछ मानता तक नहीं था, वो आज अमीरों की थाली तक पहुंचा है। तो वो आज इन्हीं की देन है, यानी कि इसी सरकार की, जिन्होंने हमें श्री अन्न के नाम से हमारे भोजन को नवाजा। बहुत सारी जानकारियों के साथ आपने अपना कीमती समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।